वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हम सैम्पल पेपर कर रहे थे और हमने जो 28 क्वेश्चन हैं वो हमने कवर कर लिया था। 28 तक जो क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे और आज हम जो 28 का जो और में जो क्वेश्चन दिया जाता है जो कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिया जाता है प्रश्न, वो करेंगे। अभी ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिया गया है, क्या पता ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी दे दिया जाए मैप देकर। तो क्वेश्चंस तो जितने हो सके उतने के उतने करने की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर का है टोटल और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे आप तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला हमारे सामने है, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो जो स्थान है जहाँ पर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था, जिसे नागपुर अधिवेशन भी कहा जाता है। यहाँ ये नागपुर में हुआ था, आपको याद रखना है नागपुर में हुआ था, तो नागपुर इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वह नेता जिनकी 56 दिनों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद मृत्यु होगी। अनिश्चितकालीन मतलब कभी न रुकने वाली भूख हड़ताल। तो 56 दिन हैं उसमें जो पोटी श्री रामलुलु है उन्होंने आंध्र प्रदेश में क्या की थी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। तो किनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी श्री रामलुलु की। तो यहाँ पर पोटी श्री रामलुलु इसका सही आंसर होगा। थर्ड देखिए, निज़ाम से संबंधित राज्य। तो निज़ाम से संबंधित राज्य कहाँ, निज़ाम यानी कि जो मुस्लिम होते हैं उसमें जो निज़ाम होता है उससे रिलेटेड, यानी कि पूछ रखा है इनडायरेक्टली कि कहाँ पर जो मुस्लिम की जनसंख्या है वो ज़्यादा है, तो वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का उदय किस वर्ष हुआ। तो तेलंगाना जो राज्य है वो आपका 2014 में बना है, आपको याद रखना है। अब देखिए फिफ्थ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है आपका, जब हमारा आंध्र प्रदेश जो है जिसमें 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामलुलु की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वहाँ पर क्या है एक अलग राज्य की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया गया था, जिसका जो स्वरूप है वो आंध्र प्रदेश है। तो इसके बाद क्या है, जो बाकी राज्य थे उनमें भी क्या मांग करनी शुरू कर दी गई कि भाषा के आधार पर हमारा बंटवारा किया जाए। तो इसके लिए जो सरकार है उसने क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का वो लागू किया, यानी कि जो राज्य पुनर्गठन है उसे बनाया। और वो कब बनाया था, वो बनाया था 1956 में। तो 1 नवंबर 1956 का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्टून वाला दे दिया गया है। यहाँ पर 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर, यानी कि जो 2 नंबर के प्रश्न है उसके 40 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। ये यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से आपके क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला आपका 1 नंबर का है, दूसरा 2 का और फिर तीसरा आपका 2 का। टोटल मार्क्स 5 हो जाएंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर आपको कार्टून दे दिए गए, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये ड्रैगन दिखा रखा है हमें, यहाँ पर हमें ये ड्रैगन दिखा रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये दीवार है, ये दीवार किसकी है, ये दीवार चीन का प्रतीक होती है। चीन की सबसे लंबी दीवार है जो यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है वो इसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसके कार्टून के आधार पर पूछा गया है कि इस कार्टून में दर्शाया गया कौन सा भाग चीन से संबंधित है। तो अगर इस कार्टून को हम देखते हैं तो हमें किससे पता चला कि ये कार्टून चीन से संबंधित है। 2 चीज़ों से पता चला, एक तो ड्रैगन से और एक ये चीन की दीवार जो यहाँ पर दिखाई गई है। तो यही इसका सही हो जाएगा, चीन की जो महान दीवार तथा ड्रैगन से पता चलता है कि ये क्या है, ये कार्टून चीन से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। तो हमें बताना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ड्रैगन दिखा रखा है वो क्या एक शक्ति का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो वो जो चीन की जो शक्ति है वो किस तरीके से लगातार उसमें वृद्धि हो रही है उसके बारे में बताना है हमें, उसका आकलन करना है। आकलन करने का मतलब है कि ये जो कार्टून है इससे कैसे पता चलता है कि जो चीन की शक्ति है वो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। तो हम सभी को पता है जब से 1949 में जब से जो साम्यवादी क्रांति हुई थी चीन में, और जब से उसने सुधार करने आरंभ किए हैं, तभी से क्या है चीन बहुत ही तेज गति से, बहुत ही तीव्र गति से क्या कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। और उसने बहुत सारी नीतियाँ लागू की है अपने देश में, जैसे कि खुले द्वार की नीति उसने 1978 में लागू की थी। उसके बाद से ही क्या हुआ है, ओपन डोर की नीति। उसके बाद से ही क्या हुआ, चीन में लगातार सुधार होते जा रहे हैं। ओपन डोर की नीति क्या थी कि अब जो चीन है उसने अपने द्वार खोल लिए हैं वैश्वीकरण के युग में प्रवेश करने के लिए। कोई भी बाहर का देश क्या कर सकता है, उसमें आकर क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है।
तो ये कर दिया था। इसके द्वारा भी बहुत इफेक्ट पड़ा है चीन पर, जिससे कि बाहरी देशों के जितने भी निवेश करता है वो क्या कर सकते हैं, चीन में निवेश कर सकते हैं, जिससे चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान हुआ है। इसके साथ साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक आते आते चीन क्या है, एक ऐसी महाशक्ति के रूप में सामने आएगा जो अमेरिका से भी कहीं आगे निकल चुकी होगी, अगर इसी तरीके से चीन लगातार विकास करता रहा तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि चीन है वो लगातार उसकी जो शक्ति है, अगर उसका आकलन किया जाए तो हम ये सारी बातें बता सकते हैं कि चीन ने किस तरीके से शुरुआत की थी अपने सुधार की, क्या चीज़ें अपनाई उसने, इसके साथ साथ क्या कहा जाता है चीन के बारे में। 2040 के आते आते वो क्या कर सकता है, एक अमेरिका से भी ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो बन जाएगा, अर्थव्यवस्था के मामले में और हर क्षेत्र के मामले में भी। तो ये है चीन की शक्ति का आकलन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2040 ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक आते आते जो चीन है वह अमेरिका से भी कहीं आगे निकल जाएगा, यानी कि अमेरिका को भी आर्थिक रूप से क्या कर सकता है, वह पीछे छोड़ सकता है 2040 के आते हुए। तो इस कथन को क्या करना है, 2 तर्कों से यह सिद्ध करना है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो चीन है वो अगली महाशक्ति के रूप में है। एक तो यही कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है, जिस तरीके से चीन लगातार वृद्धि करता आ रहा है, लगातार विकास करता आ रहा है, वो आकलन करके यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर चीन इसी तरीके से लगातार विकास करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा, तो वो क्या 2040 तक आते आते अमेरिका से कहीं आगे निकल जाएगा। एक तो यही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि जो चीन है उसका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे FDI कहते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसमें भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है। और जो चीन है वह चीन ने अपने पास जो विदेशी निवेश विनिमय है उसे भी क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। तो अगर उसके पास विदेशी निवेश विनिमय है, यानी कि जो विदेशों से उसके देश में निवेश आता है उसे उसने रिजर्व कर रखा है, तो इससे वो क्या करता है, दूसरे देशों में भी निवेश करने में सक्षम है। इसके साथ साथ जो चीन है वह WTO में उसमें चीन ने 2001 में क्या किया है, उसमें अपना स्थान बना लिया है। चीन का WTO में प्रवेश हो चुका है। इसके कारण क्या, अगर भविष्य में देखा जाए तो चीन आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है, क्योंकि WTO में जब से प्रवेश किया है तो आर्थिक व्यवस्था को भी उसमें योगदान दिया जा रहा है चीन की, तो ये इससे फ़ायदा हो रहा है। WTO होता है विश्व व्यापार संगठन, तो इससे क्या हो रहा है, चीन अगर इसमें शामिल हो चुका है तो इससे उसे अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में उसमें भी क्या हो रहा है, सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो ये तर्क है इनके आधार पर हम कह सकते हैं चीन का एक अगली महाशक्ति के रूप में विश्व में विख्यात होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, ये आपको ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है केवल दृष्टिबाधित जो ये परीक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्या पता ये अभी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दिया गया प्रश्न है, तो आपको भी ये नॉर्मल जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें कार्टून के नीचे दे दिया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन जितने हो सके उतने कवर करने हैं अपने। तो देखिए, सार्क का पूर्ण रूप लिखिए। तो जो सार्क है उसका पूरा जो फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है, वो होती है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या फिर संघ कहा जा सकता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेज में आपको सारी अपनी शॉर्ट फॉर्म लिख लेनी है, उनके साइड में आपको उनकी फुल फॉर्म लिख लेनी है, आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो दूसरा इसका क्वेश्चन देखिए, सार्क के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम बताने हैं हमें। तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, ये 7 जो सदस्य हैं वो क्या है, सार्क के सदस्य देश हैं। और देखिए, सार्क के 2 उद्देश्य बताने हैं हमें, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सार्क का निर्माण क्यों किया गया था, जो सार्क है वो स्पेशली किसके लिए है, वो दक्षिण एशियाई के देशों के लिए है। तो दक्षिण एशियाई के जो देश हैं उन्हें वो क्या हो सके, सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, इस चीज़ को मध्य में रखकर क्या किया गया है, जो सार्क है उसका गठन किया गया है। दूसरा इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वो उपलब्ध हो सके, जिसके कारण ये आपस में सहयोग करे और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत करे। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य था। तो ये आपका यहाँ पर हो गया।